स्प्रिंग कट करने के बाद भी बच्चों आपकी संभावना थी कट करते हुए भी एक्सपेंशन और आपका कंप्रेशन हो सकता है, लेकिन धागा क्या था, जैसे ही आपने काटा लूज हो गया, लूज होते टेंशन जीरो। दो ही बात याद नहीं, मैंने धागा काटा टेंशन जीरो, स्प्रिंग काटा तो उसको जीरो नहीं करना है। कल कुछ यूज कर चुके बेटा इस बात का। यदि ये टी है तो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग का टेंशन टी है, लेकिन जब आपको बैलेंस करना था, आपको ऐसे बैलेंस करना था। देखो याद करो, कल ऐसे बैलेंस किया था बच्चों, यदि यहाँ और यहाँ तो इन दो को लेना था ना, यदि कोई ऐसा तिरछे एंगल पे आया था कंपोनेंट लेना पड़ा था, फिर हमने इन दो को ऐसे ही कंपेयर किया था। चाहे कुछ एंगल पे उसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा, इस फॉर्म में नहीं ले सकते अपन। और ऐसे बना पाओगे क्या, एक साइड टेंशन टी है बेटे, क्या टी कोस थीटा आपको लेना पड़ेगा। किसने बैलेंस किया इसको, एम जी साइन थीटा ने बैलेंस किया। बस उसके बाद तो आंसर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा बन जाएगा बच्चों, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू टी को बाहर ले लिया 1 प्लस कोस थीटा। बच्चों इस फॉर्म तक तो बच्चा शायद आ भी जाता है, हाफ फॉर्मूला में ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों एंगल में आइडिया लग रहा है सर थीटा बाई 2 की फॉर्म में पूछा हुआ, थीटा बाई 2 की फॉर्म में पूछा हुआ, सारी हाफ एंगल में ब्रेक करना चाहता है। साइन को ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, साइन की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप जानते हो क्या, लिख देते हैं यहाँ साइन 2 थीटा यदि होता तो ऐसा लिखा जाता बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा। यदि बेटा 1 प्लस कोस थीटा होता तो ऐसा लिखा था 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कोस होता था तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसको ऐसा ही रखा और ये आ गया बेटा 2 कोस स्क्वायर थीटा का हाफ कर देंगे थीटा बाई 2। कैंसिल किया बच्चों बेटा, 2 से 2 कैंसिल किया, कोस से कोस कैंसिल किया, क्या बच गया, ये साइन और ये कोस 10 आ जाएगा, एम जी 10 थीटा बाई 2 टेंशन की वैल्यू है। एक अच्छा सा वाला बच्चों, पहली बार में जब क्वेश्चन आता है इसका आइडिया नहीं लगता है, लेकिन कल वाली चीज़ का ही मैंने एक स्टेप आगे दे दिया है। कल एक बार आपको समझाया, यदि पुल है तो टी और टी है तो 2t हो जाता है। फिर थोड़ा सा मैंने एक्सटेंड किया कि बच्चों यदि किसी एंगल पे होता ना एक साइड टेंशन, तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ता। एक टी है और एक ऐसा टी है तो उसको आपको ब्रेक करना पड़ता, तब आप इक्वल करते। अब ये चीज़ आपको ब्रेक वाली भी आ गई, साथ में बैलेंस करके भी दिखा दिया है। तो ज़्यादा हाई लेवल का सवाल है, लेकिन पीएमटी में पहले पूछा हुआ है, आजकल के टाइम में नहीं, 2-5 साल में नहीं, इससे पहले पूछा हुआ है। कल वाला काम आपने सीखा होगा बच्चों, उसी का कुछ यूज मैं आज करूंगा, उसी का फिर बच्चों फ्रिक्शन में भी करेंगे। सेकंड लॉ और इंपल्स वाला काम या रॉकेट वाला सबसे लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा बच्चों। मैं इंपल्स उसकी एप्लीकेशन है वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन लास्ट में। पहले में आज आपको स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में कैसे एक्सटेंशन निकालना है, कट वाला काम, यदि स्प्रिंग कट गया स्ट्रिंग कट गया वो वाला कहानी, पहले वो आपको पढ़ा के बच्चों नॉर्मल रिएक्शन पढ़ा के, फिर बिल्कुल लास्ट में आज या तो कल फिर आपको पढ़ाऊंगा वो इंपल्स वाला बचा हुआ पोर्शन। अपने बच्चों फोर्स पढ़ लिया 3, आपने एक वेट पढ़ा, एक कॉन्टेक्ट फोर्स पढ़ा बेटा, एक आपने टेंशन पढ़ा। नंबर 4 आप लिख लो, डबल स्टार भी लिखा था, स्प्रिंग फोर्स। नंबर 4 आप लिख लो बेटा, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग वाले में बच्चों मैं आपको पहली लाइन ही लिखवा दूंगा, सीधा रिप्लेस वाली बात खत्म हो जाएगी। देखो कैसा, नंबर 4 अपने पास है बच्चों, डबल स्टार भी वहां लिखा था, स्प्रिंग फोर्स। थोड़ा सा ऐसे ही नेचर बता रहा हूँ किस टाइप की स्प्रिंग फोर्स होती है, कब आपका एक्ट करता है। स्प्रिंग में 2-3 चीजें होती है बच्चों। यदि ये अपने पास इस टाइप से यहाँ स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग यहाँ लगा हुआ है, ये ब्लॉक एम है, और अभी तक बच्चों सारा सरफेस हमने स्मूथ सरफेस पढ़ा है, ऐसा रखा हुआ है। और यहाँ यदि आप बच्चों इसको खींचने लग जाओ, एफ लगाने लग जाओ तो क्या होगा, या सिंपल ब्लॉक को आपने पकड़ा हुआ है। यदि आपने बच्चों एक संभावना ये है, यहाँ आपने एक लड़का और उसने ऐसे ब्लॉक को पकड़ा हुआ है, ये स्प्रिंग की फोर्स देखना चाहता है किस टाइप से एक्ट करता है। देखिए बच्चों, एक आएगा यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट, वो क्यों आ रहा देखो। यदि बच्चों ये इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएगा, आगे लेके जाने का मतलब होता है बच्चों एक्सटेंशन, ठीक है क्या। यदि बच्चों इसको मैं ऐसे यहाँ से पीछे लेके जाते उसका नाम होता है कंप्रेशन। ये आप जानते भी ऐसे तो, लेकिन ऐसे ही लिख रहा हूँ बच्चों। लड़का यदि इसको पीछे लेके जाएगा, अपने हाथ से ऐसे पीछे दबा दी, मैं ऐसे खड़ा हूँ, इसको ब्लॉक को पकड़ा दिया, ऐसे पीछे लेके गया, उसका नाम होता है बच्चों, जब आपने लेंथ घटाई है, कंप्रेशन उसको हम बोलते हैं। इसको पकड़ के ऐसे आगे खींच के लेके आता उसको एक्सटेंशन हम बोलते हैं बच्चों। जब ये नॉर्मल ऐसे कैसे है, मान लो स्प्रिंग की लेंथ है बच्चों L, मान लो स्प्रिंग की लेंथ है L, इस L लेंथ को बोला जाता है बच्चों नेचुरल लेंथ। आराम सुनते रहना, पहले बात को फिर लिखना बेटा। इस L को हम बोलते हैं बेटा नेचुरल लेंथ। L तो पहले ही लेंथ है, कोई भी 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी होगा, सिंपल ऐसे स्प्रिंग पड़ा है, खींचेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सटेंशन बोलते हैं बेटा L प्लस समथिंग, दबाएंगे तो L माइनस समथिंग, उसको बच्चों कंप्रेशन बोलते हैं। देखो डायरेक्शन बच्चों, एक बात तो ये समझ में आ गई। यदि सर यहाँ मैं बना रहा हूँ बच्चों, इसका मैं एक्सटेंशन वाली फॉर्म,
एक्सटेंशन यदि होगा तो कुछ इस टाइप से होगा। आपने इसको क्या किया, यहाँ स्प्रिंग, और इससे आगे आप यहाँ तक ले गए, एक्सटेंड किया। पहले यहाँ इसकी नेचुरल लेंथ थी और इससे आगे आपने थोड़ा आगे खींचा और लड़का यहाँ तक पकड़ के लेके गया। यदि उसने क्या किया बच्चों, यहाँ छोड़ दिया, उसने लीव कर दिया, ब्लॉक को छोड़ दिया, तो क्या होगा, जैसे ही ब्लॉक को छोड़ेगा तो ब्लॉक भाग के पीछे आएगा। और जैसे ही ब्लॉक को आपने आगे एक्सटेंशन आपने खुद हाथ से पकड़ के आगे ही डायरेक्शन में आप एक्स लेके गए, छोड़ दिया। जैसे छोड़ा स्प्रिंग क्या करता है, जब पीछे खींचता है। पीछे खींचने का मतलब क्या, जब एक्सटेंशन आगे है, अच्छे सुना बच्चों, जब एक्सटेंशन आगे है, छोड़ते ही फोर्स कहाँ लगेगी बच्चों, पीछे की डायरेक्शन में। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, आप देख लेना, स्प्रिंग को दबा देना, छोड़ देना, वापस फेंक के मारेगा। क्यों मारेगा, उसका नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स है। दोबारा देखो, यदि बच्चों इसको हम कंप्रेशन वाली फॉर्म में लें तो, यदि हमने बोला है कंप्रेशन है सर, कंप्रेशन होता है किस टाइप से होता, वही आपके पास ब्लॉक, ये ऐसा यहां तक आपका मास आ गया एम। बच्चों ये पहले नॉर्मल आपका नेचुरल लेंथ की यहां तक थी, आपने कुछ दबा दिया एक्स, जब आपने कंप्रेशन किया एक्स पीछे छोड़ दो, छोड़ते क्या करेगा बेटा, ब्लॉक आपका इस साइड जाएगा। इस साइड जाने का मतलब ये हो गया सर, जब आपने लीव किया तो फोर्स की डायरेक्शन ये है। इन दो बात से आपको ये समझ में आता है सर, स्प्रिंग की कुछ ओरिजिनल या नेचुरल लेंथ होती है, जब उसको हम दबाएंगे तो उसका नाम कंप्रेशन है। जैसे हम लीव करेंगे तो कंप्रेशन ऐसे पीछे था तो फोर्स उसकी उल्टी डायरेक्शन में आई है। यदि बच्चों में एक्सटेंशन किया, इसको पकड़ के मैं आगे लेके गया, लेंथ हमने इंक्रीज किया, जैसे हम छोड़ेंगे तो पीछे जाएगा। सर जैसा आपने किया, यदि आगे की एक्सटेंशन तो फोर्स पीछे आई, कंप्रेशन यदि पीछे किया तो आपकी फोर्स आपकी आगे आई। तो यहां से एक लॉजिक ये समझ में आता है सर, जो फोर्स होती है स्प्रिंग में, ये माइनस ऑफ एक्स, सही बोला क्या, एक्स की डायरेक्शन से रिवर्स है। यदि यही की ग्राफ मैं बनाना चाहूं बच्चों, एफ का और एक्स का आप ग्राफ बनाना चाहो तो सर एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्ट्रेट लाइन है, लेकिन माइनस आपका स्लोप होता है, नेगेटिव स्लोप आएगा, तो आपका इस टाइप से बन जाएगा, ओरिजिन से जाएगा बेटा, इस टाइप से आपका बन जाएगा, सही है क्या। या इसका कांस्टेंट आप लेना चाहो तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। बच्चों इस माइनस आने का मतलब ही, नाम ही होता है रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग का मतलब होता है जैसी पहले शेप थी ऐसी शेप बनना चाहता है, पहले जैसा ही, रिस्टोरिंग फोर्स को हम बोलते हैं। सही, दो बातें पता चली बच्चों आपको, पहले समझाया बच्चों रिस्टोरिंग क्यों बोल रहा हूं या माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों यदि आप कंप्रेस करोगे तो फोर्स आगे जाता है, और यदि आप बच्चों एक्सटेंड करो तो पीछे जाएगा, उल्टी डायरेक्शन है, या पहले जैसी शेप बनाना चाहता है, इसका नाम रिस्टोरिंग है बच्चों। माइनस साइन से लिखा बच्चों, एफ और एक्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में। दो एक बातें और सुन लो पहले यही की बच्चों, आपके यदि नेचुरल लेंथ की फॉर्म में बोला जाए, अलग अलग टाइप से सवाल पूछता है आपसे, पूछता है एक स्प्रिंग रखा है, सिंपल ऐसा स्प्रिंग, और इसकी लेंथ एल है। इस स्प्रिंग को आपने हाफ टुकड़ा में काट दिया, इस स्प्रिंग को आपने ऐसे कट कर दिया, सुन लेना बेटा, L/2 और L/2 लेंथ में आपने कट कर दिया, तो जो K आपने लिखा था उस K का नाम होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। उस K पे क्या फर्क पड़ेगा, या K पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, दोबारा देखो तो बच्चों ऐसा लिखा जाता है, फोर्स होता है नेचुरल लेंथ के लिए K इंटू एल। सर माइनस क्यों नहीं लगाया बेटा, ये नेचुरल फॉर्म में लिखा हो मैंने K इंटू एल, एक्स तो क्या था, एक्सटेंशन था या कंप्रेशन था, तो ये आपका हमेशा होता कांस्टेंट, तो ऐसा लिखा जा सकता है बेटा, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यदि लेंथ आपकी छोटी हो गई, L/2 हो गई, पहले स्प्रिंग कांस्टेंट K है बेटा, अब लेंथ आपकी क्या हुई है बच्चों, L/2, तो ये क्या आ जाएगा 2K, ये क्या आ जाएगा 2K। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यदि लेंथ हाफ हुई तो ये क्या हो जाएगा आपका डबल। दोबारा देखो बच्चों एक एग्जांपल और, यही कि काम निपटाएंगे, एक एग्जांपल और देखो। फिर हमने बोला बच्चों ये आपका वही स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L और K आपके पास ये था, देखते रहना बच्चों। इसको हमने किया ब्रेक, और ब्रेक इस फॉर्म में किया, ये 3L/8, कुछ भी लिख रहा हूं बच्चों मेरी मर्जी से, और इसको मैं लिखा बच्चों 5L/8, इसका K बताओ, तो K कैसे बताता, मैं एक बात ध्यान में बिठाया हुआ मैंने अच्छे से, सर K इंटू एल पहले जैसा ही रहेगा, यहाँ K इंटू एल क्या है सर KL, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्या आएगा आपका, क्या आ जाएगा बेटा 8K/3, और देखो वही बन गया K इंटू एल, फिर मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 8K/5। बात समझ में आई है, एक बात ये समझ में आ गई, यदि आप स्प्रिंग को कट करते हो तो उसका इनवर्स में आपका K आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। दो संभावनाएं होती हैं बच्चों, वो आपको बार बार बोलेगा आपने कट किया हाफ में या 1/3 में, कुछ भी ऐसा बोल के, उसके बाद उसको आपने ज्वाइन कर दिया। दोबारा ज्वाइन करने के दो तरीके बता सकता है बच्चों, एक बार बोलेगा सीरीज में ज्वाइन किया, सीरीज में ज्वाइन करना मतलब जानते हो बच्चों, स्प्रिंग नंबर 1 स्प्रिंग नंबर 2 ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक बार बोल देगा बच्चों आपको पैरेलल में ज्वाइन किया, एक बार बोल दिया पैरेलल में, तो पैरेलल ऐसा होता है बच्चों, स्प्रिंग नंबर 1 और ये स्प्रिंग नंबर 2, जैसे रेजिस्टेंस होते हैं ऐसी चीजें हैं।
बच्चों यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछता आप के इक्विवेलेंट बताओ, क्वेश्चन कराऊंगा अभी, टेंशन ना लो। के इक्विवेलेंट बताओ, तो के इक्विवेलेंट होता है बच्चों इनका रेजिस्टेंस से उल्टा। यदि सीरीज में है तो 1/K1 + 1/K2 चलता रहेगा, पैरेलल में है तो K1 + K2 + K3। ऐसा बात पूछ के देखता हूं आपसे मैं एक, आप सीधा आंसर बता दो बच्चों। कितना भी डेंजरस सवाल मैं आपको कर लेता, एक यही के निपटाऊंगा पहले। ये लेंथ L और ये K एग्जाम्पल, आपने 3 टुकड़े में कट किया। एक को बोला आपने बच्चों कुछ भी, चलो 4L का 3L/4 एक लेंथ आपने ली। एक लेंथ आपने लिया बच्चों, कट किया इसको L/8, और एक और आपने लिया बच्चों L/8। आपने 3 टुकड़ों में ब्रेक किया। देखो टोटल लेंथ अभी मैंने L ही रखी है बच्चों, उसी स्प्रिंग को काटा है। L/8 और L/8 क्या हो जाएगा, L/4 हो जाएगा, 3L/4 मिलके क्या हो जाएगा L। आपको बोला इन 3 टुकड़ों को काटने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो जैसे मैंने जोड़ा हुआ 3 टुकड़ों में काट लो, तो पहले K क्या होगा आप ये बताओ इंडिविजुअल, तो इसका K क्या हो जाएगा 4K/3। इसका क्या हो जाएगा बेटा 8K। इसका क्या हो जाएगा, कैसे पता चल रहा है आपको पता है सर, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये L × K बनना चाहिए। तो एक संभावना बोली, अब इनको सीरीज में जोड़ दो। सीरीज में जोड़ा है, के इक्विवेलेंट बताओ, तो सीरीज में ऐसे जोड़ता मैं सर, ये पहला आ गया 4K/3, ये दूसरा आ गया 8K, ये तीसरा आ गया आपका 8K। जोड़ना आपको के इक्विवेलेंट बनाना, तो 1/K इक्विवेलेंट आ जाता बेटा 3/4, नीचे के जाएगा 1/8K और 1/8K। सही लिखा बच्चों। फिर आपने एलसीएम ले लिया बेटा, एलसीएम लेंगे आप, 8K एलसीएम आ गया 6 + 1 + 1, और क्या बन जाएगा ये के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या रहेगी, आनी भी थी सीरीज में, वही तो मैंने तोड़ के दिखाया था आपको। सही है क्या। नंबर 2 यदि बोलता बच्चों पैरेलल में ऐड करो, इसमें अलग आ जाएगा बेटा। यदि आप बोला पैरेलल में ऐड करो, तो पैरेलल में कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे जुड़ेगा सर। ये आ गया एक आपका 4K/3, यह आ जाएगा 8K, और ये ऐसा ही समझे क्या। तो आ जाएगा बच्चों 8K + 8K + 4K/3। एलसीएम आप ले लेना बच्चों, ये आपका 24, 24, 48, 48 और 52। बात समझ में आई क्या। शुरू से दोबारा एक बार जो मैं स्प्रिंग के बारे में बताया पूरा रिमाइंड करा रहा हूँ, एक एक चीज़ें। सबसे पहले स्प्रिंग को रिस्टोरिंग फोर्स क्यों बोला जाता है। अभी मैं कुछ नहीं जानता था, मैंने ऐसा देखा स्प्रिंग पे एक ब्लॉक है, उसको पकड़ के आगे खींच के देखा, आगे ले गया, छोड़ दिया, जैसे छोड़ा पीछे गया। मैंने आगे खींचा तो एक्स मैंने आगे था बच्चों, छोड़ा तो पीछे चला गया, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन पीछे और खींचने की आगे, इनवर्स डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन है। इसी चीज़ को मैं पकड़ के पीछे लेके गया बच्चों, और यहाँ से मैं छोड़ता तो मैंने एक्चुअली कंप्रेस किया, एक्स को ऐसे नीचे किया था पीछे डायरेक्शन में, छोड़ दिया था, फोर्स आगे है। तो यहाँ एक बात ये पता चली सर, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उल्टी यहाँ है, इसलिए हमने उसको माइनस भी लगाया अभी बाद में। दोबारा देखो, तो इसलिए बच्चों एक्सटेंशन कंप्रेशन का यहाँ लिख के, एक बच्चा जो सिंपल बिना कंप्रेशन और बिना एक्सटेंशन उसकी लेंथ होती है L, तो K × L कॉन्स्टेंट होता है, K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है बेटा। तो इसलिए हमने पहली बात ये देखी, इसको रिस्टोरिंग फोर्स बोला जाता है। K जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है बेटा, K जो है आपका वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है, और X आप जानते हो X नेचुरल लेंथ नहीं है, X या तो आपका एक्सटेंशन है या तो आपका कंप्रेशन। सही है क्या। ये आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये आपका ग्राफ बना दे, क्यों सर माइनस है, इसलिए आपका स्ट्रेट लाइन में मोर देन 90 डिग्री आया हुआ, ये तो फिक्स है बल्कि आपका आंसर भी ठीक। फिर आपको ये पता चला यदि स्प्रिंग को सर आप ब्रेक करके अलग अलग K बनाना चाहो, तो एक स्प्रिंग है, उसको 2-3 टुकड़ों में तोड़ा और पैरेलल में जोड़ के इफेक्ट देखना चाहते हैं, इस टाइप से देखा जा सकता है बच्चों। L K है, ब्रेक किया तो आपका ये प्रोडक्ट हमेशा L × K होगा, ये हमेशा L × K, सेम वो आपका एग्जाम्पल यहाँ कराए हैं। सीरीज और पैरेलल में जोड़ना तरीका उल्टा होता है बच्चों, जैसे रेजिस्टेंस में आपको याद है उसका उल्टा होता है यहाँ, वो एक एग्जाम्पल आपको यहाँ भी मैंने करा दिया। सही है क्या। रिस्टोरिंग क्यों बोला बच्चों, ये अपनी शेप में जैसा था वैसे ही होना चाहता है। स्प्रिंग फोर्स में लिखो, 1-2 लाइन लिख लो। स्प्रिंग फोर्स always acts opposite to displacement. Spring force always acts opposite to displacement. एक पॉइंट और लिखो बेटा, spring always want to restore its shape. Spring always wants to restore its shape. Hence force is known as a restoring force. Force is known as a restoring force. बच्चे आपको ऐसे समझा दिया मैंने, आपको वो टुकड़ा वाला बताना चाहता था। एक्चुअली जब क्वेश्चन आएंगे तो बहुत आसान बन जाएंगे, देखना आप वो पहले टेंशन वाले से कर लूँगा मैं। हेंस फोर्स इज नोन एज रिस्टोरिंग फोर्सेस। ऐसे तो तुम लोग जानते हो एक्सटेंशन कंप्रेशन किसको बोलते हैं, फिर भी ऐसे एक बार बना दिया, थोड़ा आइडिया रहे, हाँ इसे दबाना है, ये आपको आइडिया रहना चाहिए। सर L लेना क्या मैंने एक्सटेंशन नहीं, सिर्फ जो चेंज किया नेचुरल लेंथ से वो आपको लेना है।
सर बच्चों के दिमाग में कैसी बवंडर रहते हैं, सर एक्स की वैल्यू मुझे प्लस माइनस के साथ पुट करनी है क्या, एक्स मैंने दबा दिया तो माइनस है क्या, कुछ ऐसा आ गया ना, कुछ नहीं बोला मैंने, वो माइनस ऑलरेडी फार्मूले में आ गया, तो हम जानते हैं फोर्स की डायरेक्शन उल्टी है बस। पहले बच्चों जिस टाइप की हमने कल टेंशन वाले क्वेश्चन किए थे उस टाइप के क्वेश्चन पहले मैं स्प्रिंग के कराऊंगा, फिर धीरे धीरे इसका लेवल हम चेंज करेंगे, फिर आपको मैं स्प्रिंग और स्ट्रिंग के एक साथ कट वाले कराने लग जाऊंगा, इसको काट दिया उसको काट दिया। उस क्वेश्चन का बच्चों मैं एक ही कराऊंगा, नीट में पूछने की संभावना कम है, लेकिन आपको पता होना चाहिए हाँ ऐसा है, क्योंकि अपने टॉपिक वो है मॉड्यूल में हमने कहीं कहीं पढ़ा हुआ है और दिक्कत आपको रहेगी, इसलिए उसको एक दो करा देंगे। जेई का पेपर शायद आज से शुरू हो गया है, फिजिक्स वाला पोर्शन सोल्व जरूर कर लेना। हर साल एक दो क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है बेटे जेई से, 2 साल से मैं देख रहा हूँ एज इट इज क्वेश्चन उठा के पेपर बनाने वाले वही संस्था वही चीज़ें उठा के एज इट इज डाल देते हैं। कदा केमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला पोर्शन उसमें देखना, जब पूरी शिफ्ट खत्म हो जाएगी 5-10 दिन बाद, फिर आप एक साथ निकाल लेना है। जब ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगा ना बच्चों, तब इसका सीधा यूज करूंगा मैं, वहाँ 1% डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, जहाँ के इक्विवेलेंट निकालना हो ना क्वेश्चन में सीधा यहाँ से डायरेक्ट आएगा। बच्चों मैं आपको इसको आराम से जो पहले टेंशन वाले क्वेश्चन थे उसी फॉर्म में करवाता हूँ। पहले जब मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना बेटा, रिप्लेस स्प्रिंग बाय स्ट्रिंग ऐसे लिखवाए करूंगा, तो ये कहानी जस्ट छोड़ते ही की नहीं होती, इंस्टेंट की नहीं होती है। एक पूरा पोर्शन आपको पढ़ा के बाद में एक अलग अलग तरीके कट वाला और 2 चीज़ों में बताऊंगा, उसको आपको अलग से ध्यान रखना है। देखो आप हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस, हाउ टू सोल्व क्वेश्चंस, स्टेप नंबर 1 आ जाएगा बेटा, रिप्लेस स्प्रिंग बाई स्ट्रिंग, उसको धागा मान लो बच्चों, देन T इज इक्वल टू KX, बस एक्सटेंशन चाहिए वो आ जाएगा। रिप्लेस सामने लिखा हुआ है स्प्रिंग बाई स्ट्रिंग, और धीरे आपको एक्सटेंशन चाहिए कुछ भी चाहिए तो आप क्या करोगे बेटा, T इज इक्वल टू KX, जो स्प्रिंग की टेंशन आपकी आई है उसको KX के बराबर कर दो। अब यहाँ देखो इसकी जरूरत है बेटा, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ, वो तो हम जान जाएंगे एक्सटेंशन हुआ क्या हुआ वेट से। देखो एक बार बच्चों एक बार यहाँ देखना, एक सरल से एग्जाम्पल से मैं करता हूँ बेटा, 1 2 3 वही कहानी। एक अपने पास ऐसे स्प्रिंग है, यहाँ लिख दिया बच्चों मैंने वेट जो है 5 kg, और यहाँ भी बच्चों पुली लगी हुई, यहाँ भी लिख दिया बच्चों मैंने 5 kg। आपको बोल दिया बेटा के की वैल्यू जो है ना 100 न्यूटन मीटर है, न्यूटन पर मीटर है। आपको एक्सटेंशन बताना कितना हुआ, तो पहले मुझे ये बताओ बच्चों यहाँ टेंशन क्या होगी। स्प्रिंग को भूल जाओ, अभी एक बार एक क्वेश्चन ऐसे करेंगे बेटा, जो स्प्रिंग बनाना उसको भूल जाओ आप, वहाँ स्प्रिंग है ही नहीं, तो स्प्रिंग नहीं होता, पूरा धागा होता है, एक ही धागा होता है यहाँ से यहाँ जुड़ा हुआ, अरे एक ही धागा होता तो बच्चों यहाँ टेंशन क्या आएगी पता नहीं। अरे एक्सेलरेशन क्या आएगी इसकी, एक्सेलरेशन क्या आएगी बेटा 0, कल कर चुके हैं हम बच्चों। टेंशन क्या आएगी सर, टेंशन कितना mg के बराबर, कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो 50, दैट शुड बी इक्वल टू kx। एक्स यदि बनाना कितना आ जाएगा बेटा 50 डिवाइड बाई k, 50 डिवाइड बाई 100 आंसर आ गया सर 1/2। सही है क्या? दोबारा देखो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 2 आप देखो। अब एक आसान से क्वेश्चन में कराता हूँ, फिर एक साथ 3 एक जैसे कराऊंगा। अब फिर आपको बोला बच्चों एक पुल्ली है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना बच्चों। ये आपका 10 kg है बच्चों, ये आपका 2 kg है, और यहाँ बच्चों आपका ये 3 kg है। ऐसा आपके पास बना हुआ है। के की वैल्यू कुछ भी मान लो, अब के की वैल्यू मान लेता हूँ बच्चों मैं ऐसे 400 न्यूटन पर मीटर। आपको बताना स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना हुआ। तो सबसे पहले सवाल कैसे सोल्व करेंगे सर, एक्सेलरेशन। इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी बच्चों, इस सिस्टम की एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा सर, ये देखो ऐसा होता है सर, यहाँ से 10 × g ऐसे नीचे, और ये दोनों 5g, तो ऐसा सर ये ज्यादा तो ऐसे खींचने लग जाता है ऐसे नीचे, तो कितना बन जाएगा सर आपका बन जाएगा 100 - 50 डिवाइड बाई टोटल मास कितना बच्चों 15, 50 डिवाइड बाई 15 कितना बन जाएगा आपका 10/3 मीटर पर सेकंड। बच्चों यदि आपको निकालना ही एक्सटेंशन है, आपको निकालना ही सिर्फ एक्सेल, इसका मतलब मैं कहां पे ध्यान दूंगा, सिर्फ इस वाले पे। इसके ऊपर टेंशन आप बना सकते हो क्या, बिल्कुल बच्चों। ये 3 kg आ गया, 3 kg के ऊपर क्या लग रहा है, टी मान रहा हूं बच्चों मैं। ऐसे तो FS होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स है, लेकिन मैं टी मानता हूं। नीचे क्या है 30, और दोबारा देखो बच्चे ये कहाँ एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ऐसे था, या यहां से ऊपर जाएगा, तो कौन ज्यादा होगा बच्चों, टी ज्यादा होगी 30, तो T - 30 इज इक्वल टू, बात समझ में आई बच्चों आपको। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30 90 40 न्यूटन।
दैट शुड बी इक्वल टू के एक्स, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/10। बात समझ में आई है? कोई परिवर्तन नहीं किया, ये आप एक बार लिखना, लेकिन यहाँ साथ में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 और 3 एक साथ 3 करने हैं ना। देखो कैसा, एक बार मैंने ऐसा बनाया, टेन kg, के की वैल्यू सब में फिक्स है बेटा, के की वैल्यू सब में मैंने 400 न्यूटन पर मीटर लिया। एक बार हमने ऐसा किया, टेन kg, और एक बार हमने ऐसा किया, बवाल बनाऊंगा तुम्हारे जीवन में, देखना। के सब में सेम है, के सब में सेम लिया है। पहले इसको कॉपी करो और उन दोनों तीनों सवालों को आप करना। मुझे आपको बताना x1 x2 x3 किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। इसमें तो कोई शंका नहीं है बेटा, कभी टी पहले या कभी बाद में हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, डायरेक्शन से पता चलता है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से पता चलेगा। अगले में जो 3 एग्जाम्पल मैंने बनाया बेटा, उसको आप एक्सटेंशन x1 x2 x3 मान के आपको बताना किसका एक्सटेंशन कम ज़्यादा होगा। के की वैल्यू सेम है 400 न्यूटन पर मीटर। अरे बना लिया क्या? अब आराम से, पहले अभी बनाना नहीं, सब्र करो सब्र करो, क्वेश्चन को देख लो एक बार अच्छे से, आराम से सोचना है। इसका नाम x1 है, इसका एक्सटेंशन x2 और इसका एक्सटेंशन x3 है। क्या बच्चा आराम से देखो, ऐसे बता सकते हैं कौन सी वैल्यू कम ज्यादा होगी। अब सिंपल देख के, सिंपल देखना मतलब मुझे क्या है, जहां स्प्रिंग लग रहा है बेटा, क्वेश्चन कैसे सोल्व करूंगा बिना न्यूमेरिकल किए भी। कैसे करेंगे सर? x देखना है तो जहां स्प्रिंग लगाओ वहां टेंशन आप देख लो। के तो सेम है, जहां टेंशन ज्यादा वहां x ज्यादा हो जाएगा। देखो मैं कैसे देखता, अरे यहाँ टेंशन कितनी है 100, तो सर यहाँ कितनी टेंशन आ गई 100। यहाँ टेंशन कितनी है सर, ये आपकी 100, ये आपकी 100, तो कितनी हो जाती सर? इन दोनों में किसकी टेंशन ज़्यादा? इसकी। जिसकी टेंशन ज़्यादा, के तो सेम x ज़्यादा आ गया, इसका डबल आ गया। इसमें देखो दोबारा, सर यहाँ टेंशन कितनी है, यहाँ टेंशन कितनी है बच्चों 100, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 50-50। अरे यहाँ कितनी हो जाएगी, बराबर होगा ना बेटा, ये 50-50। सबसे कम यहाँ होगी 50 टेंशन, यहाँ 100 टेंशन हो गई, यहाँ 200। x की वैल्यू अपने आप पता चल, समझा क्या? लॉजिकली बना के देख लो एक बार। देखो ऐसे बनता बेटा क्वेश्चन, अपने पास सीधा आता है। देखो इसको ऐसे बनाता मैं, सर यहाँ टेंशन क्या आएगी सर, T = 100 आएगा, और इस स्प्रिंग में 100 तो क्या आ जाएगा बेटा, के x1 की वैल्यू आ जाती है 100/k। यहाँ मैं देखता था ये कितना है सर, ये भी T और ये भी T, ये लेकिन ये कितना हुआ 2T, दैट इज इक्वल टू के x2। सही लिखा बच्चों? तो ऐसा लिखा बेटा 2T = के x2। तो x2 की वैल्यू आ जाती है बच्चों आपके पास 2 × 100/k। x3 देखना सर, ये आपकी t है तो ये आएगा t/2 और ये भी आएगा t/2, तो लिखा t/2 = के x3। तो x3 कितना आ जाता है बेटा, t/2/k, दैट इज 100/2 × k, 50/k। मेरे ख्याल से सीधा आंसर भी आप डायरेक्ट बता देते। फिर सबसे ज्यादा कौन सा x2 है, फिर कौन सा बच्चों x1, और फिर कौन सा बेटा। अरे सवाल ऐसे देख के तो उठपटांग लगता है, जब सॉल्व किया तो आती आसान है। ठीक, इस बार आपको फिक्स वैल्यू बतानी है, वो आप सोल्व करना। अरे भाग के सीधा सोल्व करने लगा मैं, पहले आराम से देख लिया टेंशन क्या है, टेंशन के बाद अपने आप आंसर आने लग जाएगा बच्चों। यदि ये ऐसे जब मैं आपको मैं टाइम पीरियड कंपेयर कराता तो एक्स सेम कम ज्यादा करके वो के का वेरिएशन पूछ लेता, तब भी वही बात आती, कोई दिक्कत नहीं, के किसका कम ज्यादा है, तो फिर आपको एक्स सेम बता देता। यहाँ भी क्या होगा के एक्स, अरे वही तो मैंने बोला है, क्योंकि बेटा यदि यहाँ टेंशन टी लेता था, इसमें क्या लेता, टी लेता, तो मैंने क्या किया, टी के एक्स बोल दिया, के एक्स बोल दिया था कि आपको सीधा आंसर आ जाए। वरना एक काम कर लो, तुम नहीं मानो भाई, इसको टी मान लो और इसको टी मान लो, अब ठीक है, अब ठीक है बेटा, एक ही धागा है। एंगल लिया 53, तो ऊपर की तरह टी cos 53, इन दोनों को जोड़ दो, टी प्लस टी cos 53 और किसके बराबर आएगा 2t1। अब ठीक है, रिप्लेस टी बाई के एक्स। और वही चीज तो मैं सीधा लिख दिया, क्या बवाल हो गया था, अरे तुम्हारी जान निकल गई थी, समझे क्या? वो चीज वही किया था मैंने। बच्चों हमने 2-3 टाइप की फोर्स पढ़ ली बेटा, ये बना लिया था क्या आपने? 2-3 फोर्स आपने पढ़ लिया बच्चों। सबसे पहले mg हमेशा नीचे लगता है सर, फिर आपने पढ़ लिया बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स, बाद में हमारे बोलो से नॉर्मल बोलने लग जाएंगे, वो सरफेस की तरफ लगता है। फिर बोला बच्चों आपने टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगेगा। फिर हमने पढ़ा बच्चों स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग वाले में हमने क्या पढ़ा सर, स्प्रिंग को आप हटा के टेंशन मान लो, धागा मान लो, सवाल सोल्व कर लो, आंसर आएगा। ठीक है, इसी में 1-2 चीजें अलग जाता हूं मैं, शुद्ध रहना बात को, आराम से लिखने की जल्दबाजी नहीं करना। ये 10 मिनट का टॉपिक अच्छा है। यहां मैंने बनाया एक स्प्रिंग है,
और ये 2 किलो का ब्लॉक है बच्चों, और ये 3 किलो का ब्लॉक है। उसने बोला पहले सारा सिस्टम रेस्ट पे है, इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे, ऐसे ऐसे हाथ पर रखा हुआ इन दोनों को। उसने बोला जस्ट आफ्टर रिलीज, जस्ट आफ्टर रिलीज आप बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा 2 किलो का, और एक्सेलरेशन क्या होगा 3 किलो का। ऐसे आपसे पूछ रहे बेटा, अलग अलग ऑप्शन दे रही है, ऑप्शन दे दिया इसका भी जी नीचे, इसका भी जी नीचे, ऐसे ऑप्शन दे दिया बच्चों। या जाएगा आपका G/5 ऊपर, G/5 नीचे। आपको ऐसा ऑप्शन दे दिया बेटा G/5 नीचे और G/5, ऐसे आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिया कुछ कुछ। आपको बोला जस्ट, अच्छे सुनना, आपको बोला बच्चों जस्ट आफ्टर रिलीज, जो हम कहानी कर रहे हैं ना बच्चों, काफी टाइम हो चुका, आराम से चलता हो, फाइनली एक्सेलरेट हो गया है। जस्ट आफ्टर रिलीज क्या होता सर? स्प्रिंग क्या आपका नेचुरल लेंथ में है। अरे बच्चा कैसी गलती करता, यदि इस वर्ड को नहीं पढ़ेगा ना वो, तो वैसे करता सर एक्सेलरेशन, मजाक खेलो 30 माने 3G माइनस 2G डिवाइड बाई 5, और सर G/5 आ गया, ये ऐसे नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। 2 किलो वाले का ऊपर है, 3 किलो वाले का नीचे, उसको ऐसा लगता है ये आंसर है। नो डाउट कि लॉन्ग टर्म में यही आंसर है। यदि मुझे एक्सटेंशन निकालना तो यही आंसर है, मुझे इसकी केक्स निकालना तो यही आंसर। लेकिन उनसे क्या बोला जस्ट रिलीज। जस्ट रिलीज का मतलब क्या होता है बच्चों? उस टाइम पे जो आपकी एक्सटेंशन है वो 0 है। जस्ट रिलीज का मतलब क्या होता है बच्चों? जो आपका एक्सटेंशन है वो आपकी 0 है, जो आपकी एक्सटेंशन है वो आपकी 0। मतलब जब छोड़ोगे ना तो पहला काम स्प्रिंग आपका एक्सटेंड करेगा, पहला काम आपका स्प्रिंग क्या करेगा? एक्सटेंड करने लग जाएगा। तो कुछ सेकंड के 0.001 सेकंड के लिए ये भाग के नीचे जाएगा, ये भी भाग के नीचे। क्यों? अरे स्प्रिंग को ऐसे खींचना है ना। पहले जब हमने काम किया ना बच्चों, एक्सेलरेशन निकाल लो kx के बराबर हो, कब काम करते होंगे सर? kx बढ़ा हुआ है तभी तो मैं t = kx कर पा रहा हूं। तो पहला क्या काम क्या रहेगा बेटा? जस्ट आफ्टर रिलीज बोला तो आंसर आएगा दोनों का ही g नीचे की डायरेक्शन में। जस्ट आफ्टर रिलीज चाहे हो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, लेकिन उस सेकंड के लिए जैसे आप छोड़ोगे, ऐसे हाथ हटाओगे तो दोनों नीचे आएंगे। कुछ बैलेंस हो गया, फिक्स बढ़ गया, फिर ये अपने डायरेक्शन से चलने लग जाएगा। बात समझ में आई है? जस्ट आफ्टर रिलीज का नॉर्मल फर्क समझ में आया? ऐसे हाथ पर रखे हुए थे, जैसे आप हटाओगे तो पहले दोनों नीचे आएंगे। क्यों? ताकि स्प्रिंग एक्सटेंड हो। इसे दोनों स्टार्टिंग में जी नीचे आएंगे। ये कुछ समय बाद बोलता है, नॉर्मल पूछता है, जस्ट नहीं बोलता। इसका मतलब क्या सर? थोड़ी देर में मामूली सा बढ़ा हुआ कोई 1 mm 2 mm, फिर आपका नॉर्मल मोशन हो जाता है। सही है क्या बेटा? जहां जस्ट आफ्टर रिलीज आएगा सोचना ही नहीं है। यदि स्प्रिंग लगा हुआ तो उसको आपका एक्सटेंड होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए उस समय के लिए वो नीचे चलेंगे, दोनों का ही जी होगा, फ्री फॉल जैसा होगा। 2 लाइन में लिखवा देता हूं, आपको समझ में नहीं आएगा। फाइंड आउट acceleration of 2 kg and 3 kg block. Find out acceleration of 2 kg and 3 kg block just after release. Just after release underline करो बेटा। Initially system was at rest. If initially system was at rest, अब बना लो बच्चों, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। कुछ समय के लिए, जब तक एक्सटेंशन होगा, कुछ समय के लिए दोनों ब्लॉक फ्री फॉल होंगे बेटा। सर 1 सेकंड होगा? नहीं, बहुत कम समय के लिए, लेकिन जस्ट बोला तो हमें उसका आंसर देना पड़ेगा जी और जी डाउनवर्ड्स। बच्चों आपको मैं एक अच्छा सवाल कट वाला भी सिखाता हूं। ये बच्चों पीएमटी में आ सकता है। ट्रिकी सवाल सोल्व ही नहीं करना, जिसको ट्रिकी सवाल का सोल्व ही नहीं करना, आप जानते तो आंसर आ गया जी जी, टिकी करना डायरेक्ट। एक कट वाला सवाल भी ऐसा ही कुछ होता है। कट वाला पीएमटी में संभावना कम, लेकिन आप सीख गए तो बहुत आसान चीज होता है। वो नहीं सीखे तो फिर आपको आज भी नहीं आया होगा। सर ये वाला एक्सेलरेशन कब होता है? आफ्टर सम टाइम। ये वाला एक्सेलरेशन कब होता है बेटा? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ही ऐसे चलने लग जाता है। फिर कट वाले को 2 स्टेप फॉलो करने अच्छे से। और स्प्रिंग कट वाला, स्ट्रिंग वाला आपने पढ़ा हुआ है लेकिन नहीं आया होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा। आपको स्टेप फॉलो करें। जैसे मैंने स्प्रिंग वाले में क्या बताया, पहले धागे को मान लो आप स्प्रिंग मानते तो इंटर लगेगा। सर यहाँ kx ये kx क्या करूँ? तो पहले टेंशन मान लो इक्वल टू kx करो, अपने आप आंसर आएगा। सेम ऐसी कहानी यहाँ भी कुछ है। जब धागा या स्ट्रिंग या स्प्रिंग आपको कट करना तो कैसे सवाल करना पड़ेगा। आप उस सवाल को, उस क्वेश्चन को पहले ही हम 90% जानते हो। उस क्वेश्चन का 90% पोर्शन आप पहले ही जानते हो। सिर्फ एक लाइन में बताऊंगा और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। सही है क्या? देखो बच्चों एक बार बना बेटा आपने। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग, धागा और स्प्रिंग है ना बेटा। कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग,
स्टेप नंबर 1 बनाओ। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ गिवन ब्लॉक्स। ड्रॉ लिख देता हूं, तुम ऐसे देखने लग जाते हो। ड्रॉ FBD फॉर गिवन ब्लॉक्स। जो गिवन ब्लॉक है बेटा उनको आप FBD बना लो। नंबर 2, बस आखिरी सवाल, आखिरी पहला FBD बनाने वाला एक स्टेप, ये आपको जानते हो। सेकंड स्टेप और अंतिम स्टेप आ गया बच्चों। इसको मैं 2 टुकड़ों में तोड़ रहा हूं। यदि आप बोलते हो इफ स्ट्रिंग इज कट, यदि बच्चों स्ट्रिंग कट बोला तो डायरेक्ट टेंशन इक्वल टू 0 लो, आंसर आएगा। जो धागा आपने काटा उसकी टेंशन 0 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। अभी करके दिखाऊंगा। यदि आप बोलते बेटा इफ स्प्रिंग इज कट, स्प्रिंग यदि आप कट करते हो तो जस्ट आफ्टर कट स्प्रिंग फोर्स एकदम 0 नहीं होती है, या एज इट इज। दोबारा सुनो, जब भी आप कटिंग करना है, आपने धागा काट दिया, स्ट्रिंग काट दिया, जैसे काट दिया कटते ही टेंशन 0 कर दो, उस धागे की अपने आप आंसर आएगा। लेकिन जब आपने स्प्रिंग काटा है तो उसका FS 0 नहीं होगा, जैसे था पहले ऐसे ही रहे। क्यों? स्प्रिंग कट करने के बाद भी बच्चों आपकी संभावना थी कट करते हुए भी एक्सपेंशन और आपका कंप्रेशन हो सकता है। लेकिन धागा क्या था, जैसे ही आपने काटा लूज हो गया, लूज होते टेंशन 0। दो ही बात याद नहीं, मैंने धागा काटा टेंशन 0, स्प्रिंग काटा तो उसको 0 नहीं करना है। क्वेश्चन की फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, ये लिख लिया बेटा आपने, इसको हटाऊंगा मैं। देखो बच्चों एक बार आप, जैसे बच्चों इसको मैं दोनों तरीके समझाता हूं। इसको मैंने बोला बच्चों यहां ऊपर वाले को A और नीचे वाले को B। 2 सवाल आपको करा रहा हूं। इफ A इज कट, आपको इस टाइप से सवाल कराता हूं। A को कट किया, मैंने धागे को कट किया, कैसे सवाल होगा सुना बच्चा अच्छे से। सर इंडिविजुअल का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। शुरू किया बच्चों मैंने 2 kg से। 2 kg का ऐसा लिखा तो आपको दिखाई देगा सर नीचे क्या है 20, ऊपर स्प्रिंग है तो फोर्स लगेगी ऐसे FS। सही बोला बच्चों। FS की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, आप देखोगे तो 20 आ गई सर, छोड़ दो। 3 kg का बनाना सर, 3 kg का आप बनाओगे तो नीचे क्या लगा हुआ है वेट। वेट कितना है, अरे नीचे क्या लगा हुआ वेट। वेट कितना बच्चों आपका 30। सही है क्या। स्प्रिंग देखना बच्चों, स्प्रिंग फोर्स भी आपकी क्या बोला, यहाँ ऊपर तो यहाँ क्या लगेगी नीचे। अरे धागे जैसा ही मानना आपको स्प्रिंग वाले को। डायरेक्शन में मैं नहीं घुसा रहा, आपको घुसना भी नहीं है। मैंने क्या बोला, स्प्रिंग को आप कैसा मानो, धागे जैसा। और थोड़ी देर में पता चल जाएगा सर होना भी नीचे ही चाहिए, क्योंकि ये ऊपर वो नीचे, तभी तो आप एक्सटेंड रिएक्शन बराबर कर पाओगे। अभी मैं जानता नहीं इसलिए धागे जैसा बोल रहा हूँ। ऊपर क्या बच्चों टेंशन, तो टेंशन की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 प्लस FS। FS की वैल्यू निकाल दी थी बच्चों, आपके पास आ जाएगी दैट इज 50 न्यूटन। यहां तक बात सही है, यह बात था बच्चों आपको यहां तक। इसके बाद आफ्टर कटिंग क्या होगा, देखो बच्चों आफ्टर कटिंग जैसे आपने कट किया तो मैंने क्या बोला, टेंशन को 0 कर दो। टेंशन को 0 करना बच्चों, तो पहले किसका डायग्राम मैं बनाऊंगा बच्चों आपका, मान लो इसका बना लेते हैं 3 kg का। 3 kg का आपने बनाया तो 3 kg का बनाओगे, नीचे कितना है बच्चों 30, नीचे और क्या बच्चों FS, ऊपर क्या है टेंशन, उसकी वैल्यू क्या 0। अरे वही डायग्राम तो दोबारा मैंने बनाया उठा के, 3 kg का यही डायग्राम मैंने यहां बना लिया है। अब देखो बच्चों एक बार फिर से, सर कितना नेट फोर्स नीचे कितना आ गया, एक्सेलरेशन बनाएंगे 50 नेट फोर्स और मास कितना इतना, तो आ जाएगा 5g/3। एक्सेलरेशन कहाँ, नीचे की डायरेक्शन में। इसी फोटो को दोबारा यहां रखा, बस मैंने क्या फर्क किया, टेंशन को 0 कर दिया। टेंशन 0, ऊपर कोई फोर्स, नीचे कितना बेटा 50, उसी के बेस पे आंसर आ गया। यदि आप बोलते कि आप बनाओ 2 kg का, अरे 2 kg में कोई फर्क पड़ेगा क्या, नीचे क्या है बच्चों आपका 20, ऊपर क्या है FS, और FS ने बैलेंस किया, और इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा बच्चों 0। जस्ट आफ्टर कट यदि आप करोगे तो इसका क्या रहेगा एज इट इज, और उसके ऊपर वाला क्या आएगा बच्चों आंसर जो फॉर्म में आपने लिखा हुआ। सही है क्या, समझ में आपको। कट किया वहीं की वहीं, टेंशन 0 किया, बात खत्म। आपने टेंशन नहीं कट किया, स्प्रिंग कट करता तो फिर एकदम ऐसा नहीं होता, फिर अलग तरीके से आंसर होता। देखो बना के, जस्ट कट वाला बोला बच्चों मैंने, है ना। जस्ट कट वाला आपसे पूछता है कट करते ही एक्सेलरेशन क्या आएगा, तो तू वहां से नहीं लेगा, लेकिन नीचे आपका ये गिरने लग जाएगा, क्यों टेंशन 0 हो गई। ये बच्चों अलग से मेंशन करा बेटा, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर PMT, है ना। ये PMT में नीट में सवाल नहीं पूछा था बेटा ऐसा, सिर्फ एक मॉड्यूल में आपने पढ़ा हुआ, कहीं और आपने पढ़ा हुआ, थोड़ा सा आपको पता चल जाए हाँ इस टाइप से एक सवाल बन सकता है। नेक्स्ट और आप अपने आप ही कर लोगे। धागा कट वाला सवाल आपको आना चाहिए बेटा, स्प्रिंग वाला नहीं पूछता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्प्रिंग वाला आपसे नहीं पूछा क्योंकि उसमें जानता ही FS 0 नहीं होता, स्ट्रिंग वाला आपसे पूछता है, उसमें चेंज आएगा। तो इसलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ जहाँ स्ट्रिंग कट वाला, वो आप खुद ही कर लोगे, मजा आ जाएगा। तुम इसका आंसर बताओ। आपको धागा कट करना बेटा, आपको कट फिर यही करना, स्ट्रिंग कट करना।
आपको एक्सेलरेशन बताना है 3 किलो का और 5 किलो का, आराम से फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तब अपने आप आंसर आएगा। ये सवाल कराने का लॉजिक मेरा समझ रहे हो? बच्चे ने मिसकंसेप्ट जनरेट कर लिया इतना बड़ा। सर जब धागा काटते हैं ना, स्प्रिंग वाले कोई फर्क नहीं पड़ा, ए तो जीरो ही रहेगा, इसका मतलब समझे क्या बात को? जो पिछला सवाल मैंने कराया ना, बच्चे ने यहाँ बहुत बड़ा बाउंडर पैदा कर लिया। सर इसका फिर सोचना ही क्या है, ये तो ऐसा ही रहेगा फिर जो है वो सवाल आप करो, टेंशन जीरो करने से ही फर्क पड़ेगा। देखो आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ मैं भी, तुम भी देख लेना एक बार। 5 kg का जब बनाऊंगा बच्चों तो नीचे आएगा बेटा 50 और ऊपर आएगा टेंशन, मानते हो तुम लोग? बच्चों जब 3 kg का बनाएंगे बेटा, 3 kg में नीचे आएगा आपका टेंशन भी, नीचे आएगा 30 भी और ऊपर आएगा स्प्रिंग फोर्स। ये भी सही है बेटा। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 30 + t दैट इज 80। सही माना? अच्छा आफ्टर कट क्या बनाएंगे सर? आफ्टर कट देखो इसका देखो बेटा इक्विवेलेंट वाला डायग्राम बना रहा हूं मैं। जब कट किया तो टेंशन को जीरो, सर दोनों जगह टेंशन को जीरो कर दो, आंसर आएगा। ऊपर वाले में करना बेटा सर 5 kg ऐसा बच जाएगा, 5 kg और नीचे कितना आएगा 50। टेंशन तो जीरो आ गई, कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? 5g डिवाइड बाई 5 दैट इज 0 भी डाउनवर्ड्स। सही है बच्चों? 3 kg वाले का डायग्राम बनाना बेटा। 3 kg का अब आप समझ पाओगे बात को। FS ऐसा का ऐसा, सर 30 ऐसा का ऐसा, और टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा सर? FS - 30 डिवाइड बाई 3। FS की वैल्यू कितनी निकाली थी बच्चों हमने? 80 - 30 डिवाइड बाई 3, 5/3g। बात समझ में आई? और अभी डायरेक्शन कैसी आ रही है बच्चों इसकी डायरेक्शन देखना बेटा। 80 कहां था? ऊपर की डायरेक्शन। अरे स्प्रिंग वाले का भी चेंज हुआ ना धागा काटने से भी, वहां क्यों नहीं? वो नीचे था, चेंज नहीं हुआ। समझे बात को? कंसेप्ट वही रखा बेटा, एक फ्री बॉडी डायग्राम, दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ t = 0 कर दो, यहाँ 0 कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। सर डायरेक्शन कैसी? सर FS ऊपर 80 है, नीचे 30, तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। इसका नीचे ही एक फोर्स है 50 से नीचे आया। सही है? अरे कॉम्पिटिशन बना क्या? आपको t = 0 करना बेटा, अपने आप आंसर आएगा। बच्चों दोबारा बताऊंगा ये दोबारा बताऊं बेटा। अरे आसान है, तुम पहले ही ये बना लोगे दोनों। ये बनाना तुम्हें आता बेटा पहले से ही बना लोगे, तो t की वैल्यू 0 कर दो, वो आंसर वो ऐसे ही किया हुआ। क्या बोला? ऊपर कितनी वैल्यू बेटा? FS की वैल्यू कितनी? 80, और ऊपर कितना? 80, नीचे कितना? 30। ऊपर 80 नीचे 30, कौन ज्यादा? ऊपर वाला, इसलिए ऊपर। सही है क्या? एक ही फंडा बेटा, t = 0 पुट के आंसर आ गया बस, और कोई लॉजिक नहीं। बच्चों ये देखो 1-2 सवाल और थोड़ा सा स्प्रिंग में ही मिक्स करता हूँ, एक वर्ड बीच में ले आता हूँ। एक होता बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, आप जानते होंगे शायद। एक होता बेटा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स आप ऐसा बोलते हो सर। ये यदि ऐसा कोई मास आपका m रखा हुआ है तो mg नीचे लगता है, इसको आपको सेम बुक के ऊपर, अभी रिएक्शन नहीं बताना बेटा, लेकिन ये बता रहा हूँ कि नॉर्मल क्या लगता है सर। नॉर्मली यदि देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। नॉर्मली देखेंगे ना बच्चों, इसको ऐसा दिखाई देगा सर। बुक का मास m, तो mg ऐसा, और सरफेस जो फोर्स लगाता है परपेंडिकुलर, उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता बेटा? ये होता, चल 2 लाइन लिखवाता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? n सिंबल बनाऊंगा, 2 लाइन इसकी लिखवाता हूँ। एक्शन रिएक्शन नहीं बता रहा, एक्शन रिएक्शन में अच्छे से आपको बताऊंगा थर्ड नियम के साथ। ऐसे ही बता रहा हूँ कि हाँ कोई भी फोर्स लगाता है। देखो एक बार, नॉर्मल रिएक्शन में एक लाइन लिखना, दिस इज फोर्स ऑफर्ड बाय सरफेस। This is force offered by surface। नीचे स्टार लाइन लगाओ बेटा। Always acts perpendicular to surface। Always acts perpendicular to surface। बच्चों यदि आप ऐसे मत सोचना बेटा नॉर्मल माने ऊपर लगेगी सर, ऐसा नहीं बोला मैंने। परपेंडिकुलर, सरफेस ऐसी होगी तो नॉर्मल फिर ऐसे लगेगी। सही है क्या बच्चों? सरफेस ऐसी होगी तो नॉर्मल फिर ऐसी लगेगी। नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस लगती है और आउटसाइड डायरेक्शन लगती है ना, बाहर की तरफ लगती है। लिखो वो भी परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड, उसी में एंड करो बेटा, एंड एक्ट आउटवर्ड्स। बेटा सिंगल स्टार लगाओ क्वेश्चन पे। अच्छा सवाल, फाइंड आउट मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड टू पुल ए ब्लॉक एज शोन इन फिगर। फाइंड आउट मिनिमम टेंशन रिक्वायर्ड to pull a block as shown in figure such that block will leave surface, block surface छोड़ देगा बेटा, block will leave surface
बच्चों ये आपको दिया हुआ 37 डिग्री, ये आपको दिया हुआ बेटा 10 kg ब्लॉक और के की वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। के की वैल्यू रिक्वायरमेंट होगी तो के की वैल्यू आप 100 यूज कर लेना। बच्चों ऐसा कोई क्वेश्चन अपने पास आ गया है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमारे पास है कि ऐसा, ये प्रैक्टिकल चीज, कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है। वहां स्प्रिंग से बंधा हुआ एक ब्लॉक है, उसका आप ऐसे खींचते हो, तो खींचते जाओगे ना ऐसे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो जो ब्लॉक हवा में झूलने लग जाता है। थोड़ी देर खींचोगे तो चिपका रहेगा, चिपका और खींचोगे फिर भी चिपका, और खींचोगे हवा में लहराने लग जाता है। ये सरफेस कब छोड़ता हुआ देखना है बेटा। सरफेस छोड़ने का मतलब जब भी आएगा ना, सरफेस लीव करने का मतलब बेटा, लीव या लेफ्ट सरफेस का मतलब होता है बच्चों नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है 0 है। सही है क्या? आपको वही कंडीशन निकालने, उसी से आंसर आ जाएगा बस। देखो कैसा फ्री बॉडी डायग्राम इसका मैं बनाता हूं सर। ये आपका 10 kg है और यहां आपकी टेंशन T, और ये एंगल कितना बच्चों 37। इसके कंपोनेंट पहले ब्रेक कर लो बच्चों। यह आ जाएगा T cos 37, एक ये आ जाएगा बेटा T sin 37। सही है बेटा। यहां क्या आएगा स्प्रिंग फोर्स कैसी Kx, नीचे क्या आएगा बच्चों mg। बात समझ में आ रही है? पूरी फ्री बॉडी डायग्राम चलिए ये हुआ बेटा। mg मैं आपको पढ़ा चुका हूं, वेट ऑलवेज एक डाउनवर्ड्स। सर इंक्लाइंड सरफेस पे हुआ तब भी, हाँ mg के लिए मैंने क्या बोला था बेटा, वेट है ये हमेशा नीचे ही लगेगा। नॉर्मल के लिए मैंने अलग से बोला परपेंडिकुलर टू सरफेस, ये नहीं बोला बेटा mg की जैसा लगता ना। सरफेस यदि इंक्लाइंड है तो ऐसा लगेगा, ऐसी है तो ऐसा लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस, लेकिन mg हमेशा नीचे, उसमें कोई चेंज नहीं। kx हमेशा आपका लगेगा यदि हमने आगे एक्सटेंशन किया ना पीछे। और ये आप समझते हो बेटा सरफेस कब लीव कर सकता है, जब खींचोगे तभी लीव कर सकता है, धकेलेंगे तो लीव नहीं करने वाला। तो इसलिए मैंने kx को पीछे लगाया। देखो बच्चों बैलेंस करके देखते हैं। सर आपने क्या बोला, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ है क्या? नॉर्मल होता सर जब 0 हो जाएगी, नॉर्मल ऊपर लगता बेटा। सर नॉर्मल आपको 0 करना है, नॉर्मल को 0 करना है, इसका मतलब क्या कर दें सर, T sin 37 शुड बी इक्वल टू mg। बात सही है क्या? T sin 37 शुड बी इक्वल टू mg। सर मान लो T sin 37 भी 10 है और ये भी 10, तो अपने आप छोड़ ही देगा, नॉर्मल की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। दोबारा देखो सर, टेंशन की वैल्यू निकालना आपकी आ जाएगी 3/5 और mg की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 100। सोल्व किया तो T इज इक्वल टू 500 डिवाइड बाई 3। एक तो काम ये आ गया सर, इतनी टेंशन जब लगाएंगे 37 पे छोड़ देगा। एक तो बात ये मिनिमम, इससे ज्यादा लगाया उसके ज्यादा छोड़ ही दिया, कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई अपने को एक्सटेंशन भी पूछता कि जिस टाइम सरफेस छोड़ी उस टाइम पे एक्सटेंशन क्या था, मैं क्या करता बेटा सर, Kx शुड बी इक्वल टू T cos 37। अब मेरे ख्याल से K भी आप जानते हो, T भी जानते हो, cos 37 भी आंसर आएगा। सही है क्या? आसान सवाल। सिर्फ एक कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया बेटा, नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाती जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका सरफेस छोड़ेगा। तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम मिला लिया बेटा, ब्रेक कर लिए, ये दोनों बराबर, टेंशन आ गया। यही सवाल मैंने आपसे पूछा था। यदि मैं आपसे पूछता एक्सटेंशन क्या वो भी बताओ, तो इस स्टेप से आपका एक्सटेंशन भी आ जाता। सही है क्या? बनाओ शाबाश। सरफेस कब लेफ्ट करेगा बेटा? व्हेन ऑब्जेक्ट विल लीव सरफेस। ऐसा कब? नॉर्मल। बना बच्चा आपने। एक बहुत बढ़िया सवाल नॉर्मल रिएक्शन की एक तरीके से और पूछ के देखता हूं आपसे मैं। नॉर्मल का मतलब होता है सरफेस से ऊपर, सरफेस से ऊपर की तरफ लगा, परपेंडिकुलर लगा, ऐसा। एनसीईआरटी सवाल लिखो। पहली बार में सवाल ये भी नहीं बनता, सवाल बहुत आसान है। अब तुम सही से सीखोगे तो अब तुम 1 सेकंड में ऐसे ही बना लोगे बिना मेरे कुछ बताए भी। टेंशन आपको सिखा चुका हूं, नॉर्मल आपको बता चुका हूं, वेट आप जानते हो, 3 चीज की रिक्वायरमेंट है और बहुत जल्दी सवाल बनेगा। देखो एक बार एनसीईआरटी मेंशन करो ऊपर। ए मैन हैविंग मास 50 kg, a man having mass 50 kg want to pull 25 kg block from a well। कुएं से निकालना चाहता है बेटा 25 kg block from well if surface can offer maximum 700 Newton normal force, if surface can offer maximum 700 Newton normal force,
देन विच ऑफ अ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट एंड वाई। देन विच ऑफ फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट एंड वाई। दो आपको तरीके दिखाई दे रहे हैं बेटे। एक तो आप जानते हो आसान कौन सा, तो आप जानते हो। एक मैं ऐसे कुएं में से रस्सी डाल दी और ऐसे ऐसे बोझ खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरीका हमने पुल्ली लगाई और पुल्ली के थ्रू हम बोझ खींच, ऐसे दो कंडीशन आपको दिखाई दे रहा है। दोनों कंडीशन में 50 किलो का वही आदमी है और आपको निकालना कौन से वाली कंडीशन सही है या दोनों सही है। आप कैसे बता रहे हैं दोनों सही है कि एक सही है, क्या कौन सी है, क्यों? देखो बच्चों, जैसे आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ना बेटे, अपने आप आंसर आए। कैसा सर? ये मेन है और मेन का ऐसे नीचे रस्सी भी है, तो दो चीजें मुझे नीचे नजर आती हैं। कैसी कैसी सर? एक मेन का वेट है 500, सही है क्या? एक इसका भी आएगा क्या बेटा? अरे याद आपको टेंशन निकालने का तरीका, जहां से आपको फ्री बॉडी डायग्राम मेन का बनाना तो रस्सी काट दो इस मेन से अवे फ्रॉम पॉइंट, टेंशन कितनी आ जाएगी बच्चों? 250। तो यहाँ कितनी नॉर्मल की रिक्वायरमेंट है? कम से कम, अरे कम से कम बैलेंस तो रहे, आदमी खड़ा तो रहे। यदि नहीं रहा तो क्या होगा? जैसे आपके साथ कभी देखा बेटा, आप यदि हल्की चीजें पानी से आप कुएं से पानी निकालना फटाफट निकाल लोगे, और मैं 100-200 किलो का नीचे लोहा बांध आपको बोलो निकालो, आप जोर लगाओ, ये हो सकता है नीचे वेट बढ़ता है धम से कुएं के अंदर, नॉर्मल इतनी कम पड़ जाए आप सरफेस छोड़ दोगे नीचे गिर जाओगे, समझे क्या? तो ये वो सिचुएशन हो रहा है। नॉर्मल कितनी बन रही है बच्चों? यहाँ कितनी रिक्वायर्ड है आपको? एटलीस्ट रिक्वायर्ड है 750। सरफेस कितनी दे पा रही है बच्चों? 700 ओनली। और सरफेस कितनी दे पाएगी बच्चों? 700 ओनली बोला हुआ, तो इसलिए ये वाली कॉन्फ़िगरेशन से आप यूज ही नहीं कर सकते हो। सेकंड का देखते हैं। फिर मैंने क्या बोला? जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है कट कर दो, हाथ से यहां कट कर दिया सर। एक तो ऐसे धागा गया अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, टेंशन ऊपर, नीचे क्या बेटा? वेट कितना है? 500। ऊपर टेंशन कितनी है बच्चों? 250। अरे वही तो है। अब आपको कितनी नॉर्मल चाहिए बेटा? सर 500 तो पहले है, 250 ऊपर गई, कितनी और दे दो आप? सिंपल सर 250 और दे दो, आंसर बन जाएगा। नॉर्मल रिक्वायर्ड हमें क्या है? अब सिर्फ नॉर्मल रिक्वायर्ड कितनी है बेटा? 250। और अर्थ कितना है? सरफेस कितना दे सकता है? 700। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन सही है और ये वाला आपका रॉन्ग। बात समझ में आई है? सिर्फ मैंने डायग्राम बनाया, आदमी का हाथ काट दिया, तो एक बार तो ऐसे था तो धागा नीचे, सर ये 250 खुद में 500, कितना हो गया? 750। नहीं संभव है। दोबारा ये हाथ ऐसे खींच रहा है बेटा, ऐसे, तो ऊपर की डायरेक्शन में आ गया आपका 250, नीचे 500, तो कितना नॉर्मल सिर्फ देना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए? 250। वही आपका सवाल है, सही है क्या? मैं आपको सूडो पढ़ाता हूं, उसमें फिर नॉर्मल के कुछ और अच्छे सवाल आपके बन पाएंगे। कंसेप्ट क्लियर रखने पड़े तब तो आसान है। यदि आपने एक बार ध्यान दिया ना बेटा कि टेंशन देखने के लिए जिस पॉइंट पे देखनी है उसको कट कर दो और उस पॉइंट से दूर आंसर है, फिर तब समझ पाओगे हाँ टेंशन ऊपर क्यों लगी हुई, धागा काटा ऊपर लगी हुई है, वेट हमेशा नीचे लगता है, फिर तब समझ पाओगे। और ये आपने ऐसा बोल देना सर ये तो ऐसे लगती है, ऐसे ऐसे, फिर आपकी मर्जी, कभी ये देखोगे कभी आप ये देखोगे। बस सूडो फोर्स आपको पहले पढ़ाता हूँ, फिर नॉर्मल में बहुत अच्छे सवाल बन पाए। जैसे सूडो में बताया ऐसे सीखना, अरे 2-4 बातें तुम सीखे हो, इतनी आपको ध्यान दे लो पहले। अलग अलग फोर्स में एमजी हमेशा नीचे, सर कॉन्टेक्ट ऐसा सरफेस की तरफ लगता, सोचना नहीं है। उसके बाद सर टेंशन जहाँ कट करोगे उससे हमेशा अवे लगेगा, समझे बेटा? स्प्रिंग वाले में आप टेंशन निकालो, टेंशन इज इक्वल टू KX आंसर आ जाए। लेकिन एक जगह दिक्कत कहाँ सर, जस्ट लीव किया, जस्ट आफ्टर लीव, तो उस जब तक आपका स्प्रिंग एक्सटेंड होता बच्चों तब तक वो नीचे जाएगा, G और G एक्सेलरेशन, सही है क्या? नॉर्मल आया सर सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगता है। एक वो देखो बच्चों अपने पास सूडो फोर्स है, सूडो फोर्स का नाम ही होता बेटा ऐसे इमेजिनरी फोर्स, आभासी बल, ये होता नहीं, एक चीज दिखाई देता है। जो आपको अब आराम सुनो बेटा फिर लिखना, जो कल आपको मैं थियोरेटिकल एग्जांपल दे रहा था ना कि बच्चों बस ऐसे नीचे से निकल गई इसलिए आप पीछे रह गए, आपको झटका महसूस हुआ, इसको मैं मैथमेटिकली समझा दूंगा आपको। या जो आपको फर्स्ट लॉ से थियोरेटिकल सवाल पूछेगा ना कि एक ट्रेन चलती है, वो आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से सिक्का उछाला कहाँ जाएगा, वो स्टेशन पे पहुंचने वाली सिक्का उछाला कहाँ, इस टाइप के सवाल पूछता है। वो है तो एक्चुअली फर्स्ट लॉ के सवाल थियोरेटिकल, यहां से वो मैथमेटिकल बन जाता है। कैसे देखो, सूडो फोर्स कोई ऐसी चीज है बच्चों जहां आप कब आपकी एक्ट करेगी बच्चों, जब आपके पास नॉन एनर्शियल, आप आराम सुनना बेटा, नॉन एनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा तभी एक्ट करती है। एक होता बच्चों आपका एनर्शियल, हाँ देख लो क्या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सर मतलब समझा दो पहले यही बच्चों। एक्चुअली तो इनर्शियल फ्रेम कुछ होता ही नहीं है, हम मानते हैं इनर्शियल का मतलब जो चीज बच्चों रेस्ट पे हो या बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। अरे क्या ऐसी चीज आप फर्स्ट लॉ में पढ़ा था आपने? कांस्टेंट वेलोसिटी पे चलता तो चलता रहेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे होगा, तो उसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं।
लेकिन बच्चों हम अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं, एक्चुअली अर्थ तो खुद ही रोटेट होती है। तो फिर भी आप रेफरेंस माना जाता है, अर्थ को रेस्ट पे मानते हैं, इसको हम इनर्शियल मानते हैं बेटा। यदि किसी कार में मैं जाता हूँ कांस्टेंट वेलोसिटी मूविंग है तो भी मेरे लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। नॉन इनर्शियल कौन सा होता है? जो बच्चों आपका एक्सेलरेटेड हो या रिटार्डेड हो, या सीधा बोले बच्चों जहां पे नेट फोर्स कुछ एक्ट कर रही हो, सही है क्या? जहां पे बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू नॉन जीरो है, कोई ना कोई वैल्यू एक्सेलरेशन की या पॉजिटिव या नेगेटिव, जब आपका फ्रेम होगा तो उसका बोला जाता है नॉन इनर्शियल। सूडो एक्ट सिर्फ तब करेगा जब आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल में सूडो कभी नहीं लगेगा, एक बात तो ये आ गई। अर्थ पे खड़े होकर देखोगे तो सूडो फोर्स को नहीं सोचना है, कांस्टेंट वेलोसिटी जाएगा सूडो को नहीं सोचना है, एक्सेलरेटिंग या रिटार्डिंग होगा तो वहीं आपको सूडो फोर्स को सोचना है। सूडो फोर्स होती क्या वो देखो सर, सूडो कोई ऐसी फोर्स है वैल्यू देखो बेटा जो आपकी एक्ट करेगी अपोजिट टू, अच्छे सुनना बच्चों, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखा और गलत किया, समझे बात को? मिसकंसेप्ट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन गलत स्टेटमेंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन राइट, सही है क्या? आपको एक्सेलरेशन का देखना, दो चीजें अलग होती हैं, अभी समझा दूंगा। होती क्या है सर? ये आती है फोर्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर सूडो निकालना उसका मास लेना बेटा, एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम लेना है, जो फ्रेम आपका मूविंग है उसका एक्सेलरेशन लेना है। दोबारा बात समझो, एग्जांपल यही क्लियर करता हूं। यदि आपको किसी ने बोला आप एक ट्रक में जाते हो बच्चों, एक ट्रक अपने पास, ये ट्रक ऐसे चल रहा है ऐसे, इसका एक्सेलरेशन है बच्चों 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन है, उसका आप बताओ क्या लगेगा? ये मास m है, आप बताओ सूडो क्या लगेगा? मैं पता क्या देखता हूं बच्चों, ये मास कहां रखा हुआ है सर? एक्सेलरेटिंग फ्रेम पे रखा हुआ है। बच्चों मान लो इस टाइम पे शुरुआत में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तो मोशन की डायरेक्शन कहां बेटा? आगे, एक्सेलरेशन तो वो भी आगे ही है। सर इसके ऊपर सूडो बताओ मैं क्या देखता? इसके ऊपर सूडो एक्सेलरेशन के अपोजिट, एक्सेलरेशन के अपोजिट, बात सही है? एक्सेलरेशन अपोजिट माने पीछे लग गया। सर मास इस ऑब्जेक्ट का और एक्सेलरेशन फ्रेम का, तो इसके ऊपर कितनी सूडो लगेगी बेटा? 5 × m, सही है क्या? दोबारा देखो कोई भी एग्जांपल, यही आपका दोबारा वही ट्रक है और बच्चों ये चल रहा है ऐसे 20 मीटर पर, बात सुनना बेटा, 20 मीटर पर सेकंड, इसने ब्रेक लगा रखे हैं, इससे लगा रखे ब्रेक। ब्रेक लगाने का मतलब समझते क्या होता है सर? ये रिटार्डिंग है, ए ऐसा है, इसके ऊपर वही ब्लॉक रखा हुआ m मास का, फिर बताओ सूडो। बच्चा मोशन तो आगे, हमें मोशन की डायरेक्शन नहीं बोला, हमने क्या बोला बेटा? अपोजिट टू एक्सेलरेशन, तो ऐसे लगेगी, कितनी लगेगी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन किसका बच्चों? इसका, सही है क्या? सर प्लस माइनस लगाऊंगा ना, अरे ऑटोमेटिक में बोल तो रहा आपका नेगेटिव साइन है उसका। अब ये एक दो एग्जांपल आपको सुनाता हूं। अब पहले वाला झटका आप सुनो सर, आप बाइक पे बैठे थे और बाइक आपने स्टार्ट किया, पीछे जर्क लगा, क्यों? तो हमने एक तो कारण आ गया बेटा इनर्शिया का, थियोरेटिकल तो वही आंसर है। अब जब भी बच्चों बाइक स्टार्ट कर एक्सेलरेटिंग होगी ना, जैसे स्टार्ट कर एक्सेलरेटिंग होगी, एक्सेलरेट बाइक आगे किया, मैं एक मास हूं, एक मास हूं बच्चों, तो मास के ऊपर पीछे की डायरेक्शन में लगेगा मास, मेरा एक्सेलरेशन उसका पीछे फोर्स लगा, जर्क महसूस हुआ, सही है क्या? दोबारा और एग्जांपल क्लियर कर लो बच्चों। एक बाइक चलाने वाला एक लड़का, ये बीच में, फिर चलो दो एग्जांपल अलग। यहां बच्चों तुम बैठे हो 40 किलो के, 40 kg, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक कहानी। एक साइड बच्चों सेम बाइक, वही चलाने वाला लड़का, लेकिन पीछे बैठा हूं बच्चों मैं 100 किलो का, सही? शुरुआत भी सेम ऐसे ही किया। बच्चों आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, आप जब कई बार बाइक पे बैठे होते हो, हल्का सा लड़का, तो यदि आप मजा लेते हो ना कभी कभी दोस्तों के साथ, एकदम बाइक स्टार्ट किया और ऐसे पैर उठेंगे लेकिन वापिस बच जाएगा, ऐसा हुआ कभी तुम्हारे साथ? आज कर देना किसी के साथ कोई, जब उसके पैर उठे लेकिन बच जाएगा, वैसे वापिस होल्ड कर जाता है। कोई मेरे जैसा बैठा हो और आज हाथ नहीं पकड़े हो तो समझे कहानी कैसे हुई होगी? सर क्या एक्सेलरेशन अलग अलग? नहीं, एक्सेलरेशन सेम है। फिर डिफरेंस कहां से आ गया बच्चों? जो फोर्स लगी ना इसके ऊपर, वो 40 × 2 लगी, 80 न्यूटन ओनली। जो मेरे ऊपर फोर्स लगी कितनी लग गई बच्चों? 100 × 2, कितनी? 200 न्यूटन। बात समझ आई क्या? एक ही फ्रेम पे सेम एक्सेलरेशन होने के बावजूद अलग अलग फोर्स लगती है। बस में खड़े हुए एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा या एक बहुत मोटा आदमी, किसको झटका ज्यादा लगेगा? मोटे को। क्यों सर? उसका मास ज्यादा, सही है क्या? एक ही फ्रेम में अलग अलग ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है। सर क्या आपने सिर्फ आदमियों का नाम लिया? सूटकेस के ऊपर, इनके ऊपर नहीं लगे, लगती है। गाड़ी छत के ऊपर बगैर बांधे सूटकेस रख देना, मोड़ते देख लेना बाहर जाके गिरेगी, सही है क्या? सूडो हर जगह लगती है,
सर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की अपोजिट लगती है, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में लगेगी, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग लगती है। तो जो बातें कल थी ना बेटा, घोड़े वाली या बाइक वाली चलते रोक दिया झटका लगता है, रोक दिया मैंने एक्सेलरेशन पीछे आपके पीछे ऐसा फोर्स लगा, वो सब सूडो से एक्सप्लेन किया जा सकता है। थ्योरेटिकल सवाल ऐसे पूछता है, आप बैठे हो ट्रेन के कंपार्टमेंट में, आपका जो मुंह है बेटा ऐसे ट्रेन चलती है उसी डायरेक्शन में है, वैसे बेटा वैसे ट्रेन आगे जाती है। और ट्रेन जो है, ट्रेन इज लीविंग स्टेशन, आपको टेक्निकली पूछता तरीका, ट्रेन इज लीविंग स्टेशन मतलब ट्रेन जब स्टार्ट करेगी एक्सेलरेटिंग होगा बच्चों। आपने सिक्का उछाला, आपके हाथ में आएगा, पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कैसा पाथ होगा, सारे सवाल सुनो अच्छे से। ट्रेन में आपने सिक्का उछाला, एक्सेलरेटिंग है, आगे गिरेगा, पीछे गिरेगा, कैसा पाथ होगा सिक्के का, उछालेंगे सर यहाँ हवा में ऐसे एक्सेलरेशन, तो कहाँ लग गया सूडो पीछे, ये क्या हो गया MA। और यहाँ कैसा आ गया सर, पहले ये फ्री फॉल है तो ऐसा भी वैसा भी, दो वेलोसिटी कंपोनेंट, पाथ कैसा हो गया प्रोजेक्टाइल, अरे पाथ कैसा हो गया प्रोजेक्टाइल, और कहाँ गिरेगा सर मेरे पीछे गिरेगा। ट्रेन इज अप्रोचिंग स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन के पास आ रही है तो क्या करेगी, धीरे धीरे स्लो हो रही होगी, सिक्का उछाला, एक्सेलरेशन ऐसे पीछे और सूडो आगे, कहाँ गिरेगा आपके मुंह के आगे। सर कांस्टेंट वेलोसिटी में है तो पाथ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन हाथ में आएगा, बात समझ में बेटा। चाहे रिटार्डिंग था, चाहे बच्चों आपका एक्सेलरेटिंग था, पाथ जो आता था अपने उछालने के बाद प्रोजेक्टाइल, क्योंकि सर दोनों वेलोसिटी वहां आ जाएंगी, कांस्टेंट वेलोसिटी पे स्ट्रेट लाइन, दोनों टाइप के सवाल पूछे हुए हैं। बनाओ एक बार। तो ट्रेन वाली कहानी समझ में आई आपको, अरे सूडो से समझा जा सकता है उसको। ये बात जो मैंने बोली बेटा, मेरे वाली और आप वाली, अलग अलग मास वाली, आपको बाद में याद दिलाऊंगा मैं, सवाल इसके कल कराएंगे। इतने आलसी इनको पढ़ा रखा, इसने पढ़ा हुआ उनसे MLH वाले लोगों ने। कौन सर, हम रिसाइकलिंग करने चलते हैं सर, रिसाइकलिंग तो कर लेंगे लेकिन साइकिल के ऊपर बैटरी लगा देना अपने आप चलती रहेगी, ऐसा काम हो। क्रिकेट तुम खेलते हैं, बहुत तेज छक्के मारता हूँ अरे ऐसा मिसकंसेप्ट मत पाल लेना, डायरेक्शन ऑफ मोशन के उल्टा लगता है क्या। जब ट्रक अब भी आगे जा रहा है, लेकिन देखो सूडो कहाँ लग रहा है, आगे उसी डायरेक्शन में लग रहा है। सूडो लगती है A के अपोजिट, V के अपोजिट नहीं बोला है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन के अपोजिट लगती है।